नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव फिजिक्स। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को जीत मिली है और बीजेपी हारी है। बीजेपी की यह हार महज एक हार नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी और पिछले 35 वर्षों से इस सीट पर पिछले 3 दशक से 31 वर्षों से इस सीट पर भाजपा का कब्जा था। कल रात को सम्राट चौधरी ने पटना महानगर के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की और उसमें कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। किन बातों से वे नाराज हैं? कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने चर्चा की कि बांकीपुर के उपचुनाव में जिस तरीके से जातीय बंधन टूटा, यादव और फिर मुसलमान और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी हुई बंद वोटों की। तो सवाल यह पैदा हुआ, कल हमें दर्शकों ने कहा कि आप लोगों ने यादवों की चर्चा कर ली है, सवर्णों के भीतर जो उबाल है उस पर भी मंथन करें, क्योंकि सवर्ण भी अब किसी खूंटे से बंधे रहने को तैयार नहीं है, वह घर तलाश रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के साथ नहीं जा सकते हैं, नहीं आगे भी नहीं जाएंगे, लालू यादव के साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर आ गए। तो अब प्रशांत किशोर के आगे की रणनीति क्या होगी और क्या सबन जिन्होंने भाजपा को इतनी ताकत दी। और देखिए, लोकतंत्र के लिए खूबसूरत बात यह है अजीत जी की अब लोगों की जुबान खुली है, अंधभक्ति खत्म हो रही है। लोग बस इससे खुश नहीं है कि हमारे इतने विधायक हैं, फला मंत्री हैं। लोगों ने यह पूछना शुरू किया है कि इन लोगों ने हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए और समाज के लिए किया है। देखिए, जब गिरिराज सिंह प्रशांत किशोर पर हमलावर हुए तो बेगूसराय से ही आवाज उठनी शुरू हो गई कि इतने सालों से आप मंत्री हैं, आपने बिहार को दिया क्या। और देखिए, रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब के सांसद हैं, बड़े चेहरे हैं, उन्होंने पटना के लिए किया क्या, यह सवाल पूछा जाने लगा है। तो सबन अब समाज की बात कर रहा है, अब बिहार की बात कर रहा है, और जो उनके मुद्दे हैं, चाहे वह यूजीसी का मुद्दा हो, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो और पेपर लीक का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, तो इन मुद्दों पर अब सभी समाज, हम सिर्फ सवर्णों की बात क्यों कहें, जुबान खुल गई है। रांची में छात्रों का कैसा आंदोलन चल रहा है, हम और आप देख रहे हैं। हमने आज एक वीडियो देखा कि कुलपति और प्राचार्य महोदय को जमीन पर छात्रों ने बैठा दिया और कहा कि आपको जमीन पर बैठकर ही बात करनी होगी। जब आप हमें जमीन पर बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो आप कैसे घुमावदार कुर्सियों पर बैठेंगे। तो यह बड़ी बात है। और देखिए, प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, कि देखिए जमाना कहां से कहां चला गया। प्रशांत किशोर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि 2014 के पहले जब मैं नरेंद्र मोदी के साथ था, तकनीक का सहारा और बदलाव क्या है, तो 2014 के पहले देश में करीब 5-7 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूजर्स थे। कांग्रेस पार्टी इसकी ताकत को समझ नहीं पाई थी। हमने बीजेपी को सिखाया कि व्हाट्सएप पर संदेशे कैसे भेजे जाते हैं और कैसे वायरल होता है और कैसे माहौल बनता है। कांग्रेस वाले कह रहे थे, अरे व्हाट्सएप संदेशों से क्या हो। तो व्हाट्सएप से मोदी जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसे कई लोग कहते हैं, उसने मोदी को ताकत दी और देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब जमाना इंस्टा का आ गया है, अब इंस्टा यूनिवर्सिटी है और इंस्टा यूनिवर्सिटी को मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं और बीजेपी भी समझ नहीं पा रही है। क्रांति की शुरुआत वहां से हो रही है। जो जेनजी का आंदोलन है उसके बारे में प्रशांत किशोर का कहना था, अभी तो सुगबुगाहट है, अभी यह क्रांति नहीं हुई है। अन्ना आंदोलन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2G से शुरू हुआ आंदोलन लक्ष्य तक पहुंचा 3 साल लगे हैं। तो जेनजी के आंदोलन को, अल्फा जेन के आंदोलन को अभी रफ्तार पकड़ने में और वक्त लगेगा, लेकिन रफ्तार ऐसी होगी कि सब कुछ बदल जाएगा। तो पहले सवर्ण मतदाता, आगे हम लोग कल मुस्लिम पर भी बात करेंगे कि सवर्णों के भीतर जो कुलबुलाहट है वह भाजपा के खिलाफ चले जाएंगे। यह भाजपा ने सपने में भी नहीं सोचा था अजीत जी, क्योंकि अब तक सामने तेजस्वी होते थे, लालू होते थे, डर उनका होता था। अब सवर्ण क्या करेंगे, क्योंकि बिहार कांग्रेस में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि कन्हैया कुमार को बिहार में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। और कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में ही कैंप कर रहे हैं। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, उस पर आए उसके पहले एक जो
क्षेपक की तरह एक बात टेक्नोलॉजी की आ गई है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की, जेनजी के आंदोलन की, जी उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उस पर हम लोग डिटेल में बात करें। बिल्कुल। प्रशांत किशोर की भी बात करनी चाहिए। अभी फिर वो मुंबई गए हुए हैं, सुनेत्रा हम्म पवार से मिलने गए थे। वो इसके पहले जब मुलाकात हुई थी तो पार्थ पवार ने उनकी वीडियो शेयर की थी और तब कहा हम्म गया था कि परिवार के मित्र हैं तो मिलने, हम लोग का पुराना संबंध है, मिलते रहते हैं। लेकिन हम्म अब ये 1 महीने 2 महीने के भीतर दूसरी मुलाकात, ये परिवार के मित्र इतनी जल्दी जल्दी नहीं मिलते हैं। तो इसका बिल्कुल। मतलब कुछ न कुछ राजनीतिक जो है वहां वो खिचड़ी जरूर पक रही है। उसमें सुनेत्रा पवार और एनसीपी की पॉलिटिक्स में क्या उनका रोल होगा आगे, वो हम्म उस पर भी देखना होगा, क्योंकि वो बिहार की राजनीति में फुल टाइम राजनीति कर रहे हैं 24 घंटे, और उसके साथ साथ क्या इस काम को भी वो अपना राजनीतिक जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है उसको भी जारी रखेंगे। खैर वो हम्म आगे चीजें आएंगी तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। अभी क्या है देखिए, जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड्स ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, बीजेपी को इतनी ताकत दी, भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो शेयर करके लोगों से अपील की है कि आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा न करें। ये बिल्कुल। 360 डिग्री इसको बोलते हैं, ये 360 डिग्री घूम करके आ गई, जिसका आपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। और जहां देखिए सब बीजेपी ने कल कहा टेक्नोलॉजी को कितने अच्छे तरीके से प्रशांत किशोर समझते हैं। यह बात उन्होंने 3 तारीख को नतीजे के दिन ही रात को कह दिया था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, अब इंस्टा की बात कीजिए, जेनजी की बात कीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ बात व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होने वाले मैसेज को, जी खासतौर से E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर के, अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि कल भी हम लोग या परसों चर्चा कर रहे थे कि कम्युनिकेशन की क्लैरिटी में कैसे बीजेपी पिछड़ रही है। कि हम्म उसको, जैसे अब रविशंकर प्रसाद ने नहीं कहा था ऐसा, उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा था कि बिल्कुल। कुत्ता बिल्ली को लड़ाएंगे तो जीत हम्म जाएगा, लेकिन 1 महीने उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, जी ना बीजेपी ने कोई सफाई दी। इसका मतलब हम्म आपने भले नहीं कहा हो, लेकिन आपके दिमाग में होगा कि हम एक नॉन एंटिटी से प्रशांत किशोर को हरवा देते हैं, हम्म तो इसलिए आपने उस समय सफाई नहीं दी। या फिर बिल्कुल। आपने सफाई दी तो आप पहुंची नहीं जनता तक, आप क्लैरिटी नहीं थी कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी में हम्म आपके। अब हम्म इसी चीज को दिखा रहा है कि आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पर आप नैरेटिव सेट करते थे, पहले बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी जी व्हाट्सएप पर। आप बिल्कुल। किसी पूछिए जो पार्क में आपके साथ घूमने वाले होंगे पुराने अंकल जी टाइप के लोगों को, तो वो बताएंगे नेहरू कैसे उनके पिताजी पठान थे, अफगानिस्तान से आए थे, और इंदिरा गांधी के किससे संबंध था। ये सब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया हुआ झूठ है अजीत बीजेपी जी, का, अजीत जी, वो मैं दिल्ली की जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जब दिल्ली जाता हूँ तो वहां का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। सुबह हुआ कि नहीं, सुबह 7 बजे से ही लोग शुरू हो जाते थे। नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, जय श्री राम, हिंदू और मुसलमान। आखिर में मुझे उस ग्रुप को एग्जिट कर देना पड़ा था, क्योंकि कितना जहर अपने भीतर में हाँ, ग्रहण करता। भरेगा हाँ, तो वही। जी तो ये और बिल्कुल। क्या, अच्छा उसमें से मैक्सिमम चीजें जो होती हैं उनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। जी जो बिल्कुल। नेहरू की कहानियां हैं, नेहरू के संबंध जिन लोगों के साथ थे, वो इतिहासकारों ने भी लिखा है और बड़े लोगों ने जी लिखा है। भाई सर्वपल्ली हम्म गोपाल ने उनकी जीवनी लिखी, आप पढ़िए ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बेटे ने नेहरू की जीवनी लिखी, आप पढ़िए उन्होंने क्या लिखा है। वो तो हम्म आप ये नहीं कहेंगे ना कि कांग्रेस के लोगों ने लिखवाया है राधाकृष्णन के बेटे से। सर्वपल्ली हम्म गोपाल ने जीवनी लिखी है और भी किताबें हैं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। एकदम विशुद्ध झूठ फैलाया जाता था, और उसके उसके जरिए नेहरू गांधी परिवार को उनके पूर्वजों से लेकर के और राहुल गांधी तक को कैसे बदनाम किया गया, सब आदमी बिल्कुल। जानता है। हम्म दूसरे नेताओं को भी, हम्म अखिलेश यादव के बारे में कैसे कैसी बातें फैलाई गई, तेजस्वी यादव के बारे में कैसी बातें फैलाई गई, तो ये हम्म इस्तेमाल पहले बीजेपी करती थी। हम्म स्ट्रेटेजी के तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीजेपी करती थी। अब बीजेपी खुद ही शिकार हो गई है, शिकारी यहाँ खुद ही हम्म, शिकार हो गया है। उसी जी के खिलाफ लोग कैंपेन चला देते। मान लीजिए रविशंकर प्रसाद ने कहा या नहीं कहा, लेकिन प्रशांत किशोर तो बाजी मार लेगा। उन्होंने तो चारों तरफ कहा कि बीजेपी ने ये बात कही है, और हाँ बीजेपी बिल्कुल। काउंटर नहीं कर सकी। जी वैसे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से पता नहीं कितनी गाड़ियां खराब हो रही हैं, कितना माइलेज कम हो रहा है, लेकिन नैरेटिव तो बन गया कि वो बहुत खराब है। तो अब हम्म बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है, कहना पड़ रहा है कि व्हाट्सएप मत आप फॉलो करिए, उसकी चीजों पर भरोसा मत करिए। हम्म दूसरी बीजेपी की चिंता देखिए कि कल मेटा के जो ग्लोबल चीफ को बुला करके जो धमकाया गया, जो माफी मंगवाई गई, इसका हम्म मतलब कि जो आप कह रहे थे कि जेनजी जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया का जितना इफेक्टिव तरीके से, तो अब हम्म सरकार चाह रही है कि किसी न किसी तरह से कंपनियों के जरिए हम उस पर कंट्रोल करवा दें। आप बिल्कुल। डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंटेंट हम्म कंट्रोल नहीं होगा, वो तो ओपन प्लेटफॉर्म है, और ये हम्म इंटरमीडियरी कंपनी है। तो इनको कहा गया कि आप एल्गोरिदम बायस ठीक करिए, और जो आप हम्म इंटरमीडियरी हैं इसके बावजूद कंटेंट को लेकर के आपकी भी जवाबदेही बनती है। तो ये हम्म कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को अब बीजेपी को इस बात की चिंता हो गई है कि उनसे बेहतर तरीके से जनरेशन जी और अल्फा के लोग इस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये आगे उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है आगे के चुनाव में। बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगला चुनाव, बिहार का भी चुनाव, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव तो होगा ही, अगला चुनाव इन्हीं प्लेटफॉर्म पर लड़ा जाएगा।
एक जो एक यूट्यूब पर लड़ा जाएगा, इंस्टाग्राम पर लड़ा जाएगा, ये इस प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ा जाएगा, आगे का पूरा पूरा चुनाव इसी पर होगा। हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, अमेरिका में तो 2016 में ही चुनाव लड़ लिया गया था ट्विटर के ऊपर, उसके बाद फिर यूट्यूब पर लड़ा गया, अब वहां एआई से लड़ा जा रहा है। भारत में भी हो सकता है एआई से लड़ा जाए, चूंकि अब टूल्स तो सब जगह आ गए हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें बहुत होगा और बीजेपी उसको लेकर के चिंतित है। अब ये बात आ गई थी तो हम लोगों ने इस पर ये जानना जरूरी है। अपने यहाँ भी काफी नौजवान है ना जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूज करते हैं। नहीं ना, आज देखिए क्या डर है, ताकत है, क्या डर है। आज बिहार विधानसभा में विधायकों को एआई की ट्रेनिंग दी जा रही थी। देखिए अब प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं, और देखिए आपने कहा सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, सोनिया गांधी, राजीव गांधी के पिता फिरोज गांधी। आप प्रशांत किशोर को तो नहीं कह सकते। प्रशांत किशोर के पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे। डर इसका भी है, डर इसका भी है कि एक चेहरा जिसे पूरा देश जानता है, और दुनिया में जितने चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं, जो चुनाव लड़ते हैं और लड़ाते हैं, वो प्रशांत किशोर को जानते हैं। हम भारत की बात छोड़ दें तो यहाँ तो डॉक्टर श्रीकांत पांडे, उसमें कहीं कोई इधर उधर नहीं है कि आप उन्हें कह दीजिएगा कि ये तो ये है और ये वो है। वहां तो आपको नैरेटिव, जो नैरेटिव आपने उनके निगेटिव बनाया था, अब तो वही उनकी ताकत बन गई है। आपने उनका जो सरनेम डिस्क्लोज करके और उनको पिछले चुनाव में कमजोर करने के लिए जिस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, वो तो अब उनकी ताकत बन गई है। क्योंकि इस बीच जो घटनाक्रम हुए, जब हम लोग सवर्ण वोटर पर ही चर्चा आज कर रहे हैं, तो वो तमाम घटनाक्रमों पर चर्चा होगी, और उनका जो उनकी जो आइडेंटिटी रिवील की थी उसका भी क्या क्या राजनीतिक असर हो रहा है, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो ग्लोबल प्रैक्टिसेज हैं, ये पैक्स जो हैं और सुपर पैक्स जो हैं, ये तो आइडिया ही अमेरिका का है। अमेरिका में पैक्स होते हैं, सुपर पैक्स होते हैं। जब भी वहां चुनाव होता है तो ये पैक्स और सुपर पैक्स होते हैं, उनके जरिए चंदा आता है, डोनेशंस आते हैं, लोगों के पैसे इकट्ठा किए जाते हैं, उनके जरिए खर्च होता है। तो ये तो पूरा आईपैक का कॉन्सेप्ट लेकर के जो है, उस पॉलिटिकल एक्शन कमिटी और सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमिटी जो अमेरिका में होती है, उसको वहां इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी कर दिया। तो ये तो आप ठीक बात करें कि दुनिया में जहां भी चुनाव प्रबंधन करने वाले हैं, सो उनको जानते हैं, उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। अब जो ये एक बड़े पॉलिटिकल थिंकर ने, अजीत, एक बड़े पॉलिटिकल थिंकर ने परसों ही मुझसे सवाल पूछा था इस नतीजे के बाद कि ज्ञानेश्वर जी बताइए, जातियों की बात होती है, बीजेपी में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता कौन? जवाब नहीं मिलेगा। नॉन बीजेपी पार्टीज में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता कौन? जवाब नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा प्रशांत किशोर की जगह यहीं बन जाती है। ठीक बात कही उन्होंने। देखिए ये और ये स्ट्रेटजी के लेवल पर बीजेपी ने इसको पता नहीं कैसे उन्होंने, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसको हैंडल किया, लेकिन टॉप चेहरे हैं ब्राह्मणों के वहां, टॉप सरकार के ऊपर, लेकिन अब लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनके टाइटल में न तिवारी, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, द्विवेदी, जो त्रिवेदी लोग जानते हैं वो नहीं है। नितिन गडकरी ब्राह्मण है, ये समझाना पड़ेगा ना कि गडकरी ब्राह्मण होते हैं, पावन ब्राह्मण है, वो निर्मला सीतारमण ब्राह्मण है, या एस जयशंकर ब्राह्मण है। आप देखिए, मतलब विदेश मंत्री और वित्त मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री ब्राह्मण है, लेकिन अब वो नॉर्थ इंडिया में समझाना पड़ेगा इन लोगों को कि ये लोग भी ब्राह्मण है। आप जो सबसे बड़ी कमेटी होती है वो सीसीएस है, मान लीजिए कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में 2-2-3 ब्राह्मण नेता ब्राह्मण बैठते हैं। अजीत डोभाल ब्राह्मण है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, लेकिन अब ये पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ब्राह्मण है, लेकिन अब उड़िया है, वो उड़िया है, उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि उत्तर प्रदेश बिहार के ब्राह्मणों को समझ में आए कि ब्राह्मण लीडरशिप भी है बीजेपी के अंदर। तो इससे जगह बन जाती है। राहुल गांधी ने एक समय कोशिश की थी कि बताने के लिए कि हम दत्तात्रेय और हैं और कौल ब्राह्मण है, दत्तात्रेय गोत्र के, तो ये बात अब चलेगी नहीं। उस पर प्रशांत किशोर की आइडेंटिटी खुद ही अपोजिशन की पार्टियों ने बना दी है, एस्टेब्लिश कर दिया है, उनको मजबूती दे दी है। अगर बांकीपुर के उससे रेफरेंस से हम लोग शुरू करें, जैसा कल हम लोगों ने यादव वोट मटने की बात बांकीपुर के रेफरेंस से शुरू की थी, उस रेफरेंस में अगर हम लोग जाते हैं तो ये सबसे पहली चिंता जो है बीजेपी के लिए यही है कि आप जो सब सवर्ण बहुलता वाली सीट थी, वहां से जो गैर कायस्थ सवर्ण थे उनका बड़ा हिस्सा टूट गया बीजेपी से, और कायस्थों ने भी कैंडिडेट के आधार पर कहीं कहीं उनको वोट नहीं दिया, जो आप कल एक किस्सा बता ही रहे थे। जी, बिल्कुल। जो परिवार के नौजवान हैं, जो ज्यादा युवा लोग हैं, तो वो चिंता की बात है। और ये जेडीयू के लिए ज्यादा चिंता की बात है ज्ञानेश्वर, क्योंकि जब बीजेपी को जो फॉरवर्ड छोड़ देगा तो जेडीयू से क्या लव लस्ट है।
तो बीजेपी की निश्चित वजह तौर से जेडीयू को ज्यादा वोट मिलते थे ना। और यही जी कारण था कि बीजेपी जेडीयू के अलायंस में हमेशा जेडीयू का स्ट्राइक रेट कम क्यों रहता था, इसलिए स्ट्राइक हम्म रेट कम रहता था क्योंकि फॉरवर्ड जितना ये जितनी ईमानदारी से और जितनी निष्ठा के साथ बीजेपी को वोट करते थे, उतनी ईमानदारी निष्ठा से जेडीयू को वोट नहीं करते थे, यहाँ हम्म के वोट कम हो जाता था। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे तो स्ट्राइक रेट इसलिए कम था कि यादवों ने जितनी निष्ठा से वोट किया था आरजेडी को, उतनी निष्ठा से जेडीयू को नहीं किया था। तो बिल्कुल जेडीयू के लिए तो ये ज्यादा चिंता की बात होगी कि फॉरवर्ड जब बीजेपी से टूट जा रहा है तो जेडीयू को हम्म कितना ध्यान रखेगा वो। तो हम्म ये इन तमाम सहयोगी पार्टियों के लिए भी एक चिंता का सबब बन गया है बांकीपुर का चुनाव नतीजा। और फॉरवर्ड्स के टूटने के पीछे जो पिछले चुनाव के बाद का जो घटनाक्रम है, सिर्फ अगर उसी पर चर्चा करें हम लोग, जिसका आपने एक जिक्र किया यूजीसी का जो जी गाइडलाइंस आया था, हम लोगों ने बहुत विस्तार से उस पर चर्चा की थी और बड़ी उस पर बिल्कुल बिल्कुल उसके रील्स और उसका वीडियोस बहुत वायरल हुए थे। सब लोगों ने उसमें कई चीजें ऐसी थी जो लोगों ने जाना, और उस हम्म समय जो पेपर लीक और नीट और इन सब चीजों पर भी हम लोगों ने उसके बाद विस्तार से चर्चा की थी। अब तो सरकार उस पर अमल भी करना शुरू कर चुकी है जो बातें हम लोग कह रहे थे। तो जी यूजीसी का समानता के नाम पर जो गाइडलाइंस लेकर के आए थे, वो इतना असमानता फैलाने वाला, इतना भेदभाव करने वाला, इतना पूर्वाग्रह पैदा करने वाला था कि ऐसा लगा कि जो अगड़ी जातियों के बच्चे हैं वो जन्मना अपराधी हैं, जन्म लेने के साथ ही आप हम्म अपराधी बना रहते हो। हम्म यूनिवर्सिटी कैंपस में पैर रखते ही उनको अपराधी मान लिया जाए, ये संभावित बिल्कुल अपराधी है, ये अपराध करेगा। तो ये निश्चित रूप से सबको इसने नाराज किया, क्योंकि किसी के बच्चे का 18 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा और फंस जाएगा, किसी ऐसे मामले में करियर खत्म हो गया, चाहे कितना भी हम्म ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, उसको फंसाया भी जा सकता है जानबूझ करके। जो आरजेडी की एक प्रवक्ता ने कहा कि और आग लगाई थी कि भाई इन लोगों को फंसाया जाना चाहिए, उस समय तो जी यही हुआ था। तो बिल्कुल ये दिशा निर्देश लेकर के आई थी भारतीय जनता पार्टी यूजीसी में, तब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, और इस पर बहुत विरोध हुआ। अगड़ी जाति के लोगों ने विरोध किया, इसका जो बीजेपी के इकोसिस्टम के लोग थे उन्होंने विरोध किया, जो भी समझदार व्यक्ति था उसने कहा कि ये समानता तो इसमें है ही नहीं। आप अगर हम्म ले ही आना चाहते हैं कैंपस में समानता, तो आप छात्र छात्र में क्या भेद कर रहे हैं। जी छात्रों में तो अभी देखिए ना, और बीजेपी भेद कर रही थी यूजीसी का गाइडलाइन लिया करके, और आज जंतर मंतर पर कोई पूछ रहा था कि तुम किस जाति के छात्र हो, तुम किस जाति के छात्र हो। एक बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं दलित दलित छात्र नेता के नेतृत्व में हजारों लाखों छात्रों ने अपने को दांव पर लगा दिया था। तो हम्म कोई पूछ रहा था कि सौरभ दास किस जाति के हैं, अभिजीत दीप किस जाति के हैं, आशुतोष रांका और रुचिका सिंह कौन किस जाति का है, सोनम वांगचुक की क्या जाति है। तो हम्म आप बीजेपी भेद कर रही थी छात्रों में। अरे कैंपस में जो गया वो छात्र है, उसकी एक ही हम्म आइडेंटिटी है कि वो स्टूडेंट है, उसमें क्या आप कास्ट तलाश रहे थे। और वहीं सबसे बड़ा नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, ज्ञानेश्वर जी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीजेपी का जो थे वो सवर्ण थे। बिल्कुल पहली पंक्ति आप देखिए, पहली पंक्ति जो होती है ना वो बहुत मजबूत लोगों की होती है, भले कम हो, जी आबादी कम हो, संख्या कम हो। जब आप हम इतिहास, आपने भी इतिहास पढ़ा है, हम बिहार में जितनी लड़ाइयां हुई अंग्रेजों के जमाने में, तो हम्म मुगलों की तरफ से जो पहली लाइन होती थी वो नागा साधुओं की होती थी, और आखिरी लाइन भी नागा साधुओं की होती थी। जी क्योंकि जी वो ऐसे जी जान से लड़ाई लड़ते थे, चाहे बक्सर की लड़ाई हो या चौसा की लड़ाई हो या पटना की लड़ाई हो, वो नागा साधु आगे रहते थे और पीछे रहते थे। हम्म वो इसलिए क्योंकि बड़ी मजबूती से, बहादुरी से लड़ते थे, आपके प्रति प्रतिबद्धता के साथ लड़ते थे। ऐसे ही फॉरवर्ड के लोग, उन्होंने मान लिया था कि उनका प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कोई अब राजनीतिक उसमें अपनी जगह उनको बनानी है जो प्रमुख जगह नहीं होगी। इसके जी बावजूद वो साथ में थे, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था आपके साथ, पुराना हम्म कमिटमेंट था, और वो हर जगह डिफेंड करते थे, पब्लिक में डिफेंड करते थे, गालियां सुनते थे, इसके बावजूद सोशल मीडिया में डिफेंड करते थे। आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपके लिए वही था। बिल्कुल नोटबंदी जैसे फैसले को, जीएसटी जैसे फैसले को, तमाम फैसलों को उन्होंने डिफेंड किया अपना नुकसान उठा करके भी। जी लेकिन ये जब उनके बच्चों के भविष्य का मामला आ गया तो फिर वो उन्होंने छोड़ दिया, और वो हम्म विरोध में चले गए, वो खिलाफ लिखने लगे, नैरेटिव उन्होंने आपके नैरेटिव को सपोर्ट करना बंद कर दिया, और धीरे धीरे आपके खिलाफ निगेटिव नैरेटिव में वो शामिल होने लगे। तो सबसे पहला झटका इस पेपर लीक पर आंदोलन में, ये सब जगह वही हुआ, और बांकीपुर में भी वही देखने को मिला। वो जी सबसे ज्यादा काम किया कि हम्म आपने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिस व्यवस्था से वो नाराज हुए, जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, उन्होंने हम्म वहां से छोड़ा आपको। और उसके बाद बीजेपी की सरकारों ने कहना शुरू किया, बीजेपी की सरकारों ने, पहले हेमंत सोरेन कहते थे तो बात समझ में आती थी, या भूपेश हम्म बघेल ने किया तो बात समझ में आई कि राहुल गांधी अब ये कास्ट वाली पॉलिटिक्स लेकर के आए हैं। बीजेपी तो कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करती है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है। लेकिन बिल्कुल बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू किया कि हम 73% 75% आरक्षण देंगे, और मध्य हम्म प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने 73% आरक्षण का प्रावधान कर दिया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो जो जी यूजीसी का मामला था, यूजीसी के दिशा निर्देशन का, उसके बाद दूसरा मामला ये था कि आप आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और हम्म आरक्षण बढ़ाने की बात करते हुए आप मेरिट को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। मेरिट तो है नहीं, मेरिट की बहस में ही आप नहीं जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये दूसरा कारण था जिससे नाराज हुए लोग। ये सब कुछ का रिफ्लेक्शन हुआ है बांकीपुर में।
तो जब जी बीजेपी से मोह भंग होना शुरू हुआ लोगों का, और कहीं से उनको राहत नहीं मिली, उनको लगा कि संघ बचाव करेगा उनका, उनको लगा कि बीजेपी के बड़े नेता बचाव करेंगे, लेकिन कहीं से बचाव नहीं हुआ। आप इस हम्म, असहायता की कल्पना करिए ज्ञानेश्वर जी, कि आपने जिनके लिए जीवन खपाया उसमें से कोई आदमी आपके समर्थन में नहीं खड़ा हो रहा, तो फिर बिल्कुल। क्या करें? तो ये स्थिति हुई, हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक का कोई मतलब नहीं है जब तक सरकार कोई उस पर स्टैंड नहीं लेती। हम्म, सरकार अपनी तरफ से करे, लेकिन सरकार को है कि अगर हम इसको अब वापस लेंगे, इसमें कोई चेंज करेंगे तो पिछड़ी जातियां हो जाएंगी। अब सांप छुछुंदर वाली गति हो गई है, पिछड़ी जातियां हम्म, नाराज हो जाएंगी। तो इसने आपको इसी में, इसको कहते हैं कि माया मिली न राम, मतलब लालच में बिल्कुल। आप दोनों जाएंगे, न माया मिलेगी न हम्म, राम मिलेंगे। तो ये हो गया, यहाँ आपने मंदिर किया, इसके बावजूद आपको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम्म, वहां एक संविधान खतरे में है का इशू खड़ा हो गया था। तो अब जब देखिए, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन की पार्टियां हिंदुत्व के पिच पर आकर के बीजेपी से नहीं लड़ सकती हैं, वैसे ही ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी जाति के पिच पर जाकर के उनसे नहीं लड़ सकती है, आरजेडी से और समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से। आप जाकर के उनसे बिल्कुल। जाति के पिच पर नहीं लड़ सकते, वो उनका पिच है। हम्म, तो हम्म, ये यहाँ यहाँ बीजेपी ने ये लगातार एक के बाद एक भूल की, और उसके बाद फॉरवर्ड लोगों में एक अंदाजा था कि हमको कहीं ना कहीं से एक मैसेज बीजेपी को देना है। हम अब यही हम्म, मान रहे हैं कि मैसेज दिया है बांकीपुर में लोगों ने, चूंकि 1,35,000 1,40,000 फॉरवर्ड वोट वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो अकेले चुनाव जिता जी सकते थे, वो अकेले बिल्कुल। चुनाव जिता सकते थे लोग, हम्म, लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया। 50% भी निकल के वोट कर देते आपको, तो आप जीत जाते चुनाव। आपको तो 44 जी हजार वोट आया है। तो हम्म, अब वो उस खूंटे से एक उखड़ना शुरू हो गया था। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि भूमिहारों ने अपने कैंडिडेट को, ब्राह्मणों ने अपने कैंडिडेट को, आरजेडी कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दिया था। अब अगर इस एक सैद्धांतिक रूप से बांकीपुर में उन्होंने तय किया कि नहीं, बीजेपी को सबक सिखाना है, तो इसका मतलब है कि वो आपके बाड़े से निकल गया है। वो अब अपने बिल्कुल। को बंधुआ नहीं मान रहा है वो, और हम्म, उसके लिए अब यही मतलब है वो, चाहे अब उसको अगर लग गया कि बीजेपी की सरकार बनेगी तब भी हमारा सीएम नहीं होना है, और आरजेडी की सरकार बनेगी तब भी हमारा सीएम नहीं होना है, तो जी फिर वो क्यों नहीं आपके यहाँ से उतने ही तक आपके साथ कोऑपरेट करे, जितना आप उसको टिकट दीजिएगा उतना आपके आदमी को वोट दे। आरजेडी जितना बिल्कुल। टिकट देगी उसको वोट दे, और नेता के तौर पर प्रशांत किशोर को स्वीकार कर ले। हम्म, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे यादव नेता के देखिए तौर पर तेजस्वी यादव को स्वीकार करता अजीत जी है, एक क्षेपक, अजीत जी एक क्षेपक की तरह लेते हैं। देखिए बहुत विषयांतर नहीं है, लेकिन बांकीपुर का मूड है। देखिए बांकीपुर में सारे मंत्रियों को देखा, सांसदों को देखा, केंद्रीय मंत्रियों को देखा कि वह पैदल चल रहे थे और घर घर जा रहे थे। मुझे कल रात किसी ने कहा कि देखे प्रशांत किशोर की ताकत, वो मंत्री जो सड़कों पर चलते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी ने लाल बत्ती का कल्चर बंद किया। देखिए बांकीपुर जिसे हम और आप मिनी बिहार कहते हैं, सारे मंत्री यहीं रहते हैं, सारे विधायक यहीं रहते हैं। ये मंत्रियों को देखिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, चीफ जस्टिस में बात समझ में आती है कि सुरक्षा का तमाम तामझाम होता है, लेकिन ये मंत्रियों के आगे स्कॉट को हुटर बजाकर चलने का अधिकार किसने ले दिया? और बिहार पुलिस वाले जितने बदतमीज होते हैं, मंत्री हो जाते हैं, सांसद रहते हैं, और गाड़ी जो स्कॉट गाड़ी होती है, हुटर ऐसे बजाती है और ऐसे कहती है हटो, भागो, बाएं जाओ, दाएं जाओ। तो बांकीपुर की जनता ने कहा सड़क पर मुझे भगा रहे थे और अब पैदल चलकर वोट मांगने आ रहे हो। और दूसरी ओर प्रशांत किशोर थे जो बिना सुरक्षा के तामझाम के, उन्होंने आज तक सिपाही लिया ही नहीं लिया, वह जनता के दरवाजे पर जा रहे थे। तो यह भी देखिए, हम कह रहे जनता संस्कार भी देखना शुरू कर चुकी है, जनता सवाल भी पूछ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये दोनों बातें हैं। लोग ये पूछ रहे हैं, जी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट करें और आप राजा की तरह उनसे बर्ताव मना करें। और आपको, अगर बिल्कुल। आप लोक सेवक चुने गए हैं, प्रधानमंत्री अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, तो बाकी लोग भी तो सेवक ही हैं, लोक सेवक हम्म, ही हैं सब लोग। लोक सेवक निवास शायद मुख्यमंत्री को तो कहा ही जाने बिल्कुल। लगा है, लोक सेवक निवास। हम्म, तो जब आप सेवक अपने को कह रहे हैं और आप वो कहेंगे कुछ और, आचरण कुछ और करेंगे, तो ये बहुत दिन तक लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम्म, तो ये जो वहां के लोगों ने ये मैसेज भी दिया है कि आप सड़क पर उतरिए, बात करिए और काम करिए, काम करके हम्म, दिखाइए, हम अभी भी ओपन है। अब यही है कि हम ये नहीं करें कि अब इस खेमे से उठ करके सवर्ण या यादव या मुसलमान पिछड़े बिल्कुल दूसरे खेमे में चले ही गए हैं। अब ये हम्म, है कि कोई किसी खेमे, किसी बाड़े में बंद नहीं है, वो स्वतंत्र हो बिल्कुल। गए हैं और हम्म, ऑब्जेक्टिव तरीके से अब फैसला करेंगे। अब वो अपने इस माइंड सेट में है कि जो काम करेगा, जो अच्छा उम्मीदवार होगा, जो उनके हित की बात करेगा, उसके साथ वो चले जाएंगे। और वो हम्म, आमतौर पर सरकार के को अगर कामकाज की कसौटी पर उन्होंने आंकना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से नाराजगी होगी। कोई भी सरकार अभी ऐसा काम तो कर नहीं रही है, सारी सरकारें तो एक ही जैसी होती हैं लगभग। हम्म, तो ये स्थिति ये हर जाति की है। सवर्ण भी अब उस खूंटे से निकल गए, उन्होंने निकलना धीरे धीरे शुरू कर दिया था, हम्म, लेकिन तब कोई नेता नहीं था उनके पास। ये लगता था कि बिल्कुल। किसको नेता माने, जब इनमें से या इनमें से चुनना है, तो जो आइडियोलॉजिकली कमिटमेंट जिसके साथ पहले से रहा है,
जिसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है उसके साथ रहते हैं। तो बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थे, जेडीयू के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थे, बल्कि नीतीश कुमार के साथ एक कंफर्ट का लेवल ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो ऐसे नेता रखे थे जिनके प्रति जो अगड़ी जातियों के थे या समाजवादी बैकग्राउंड के लोग थे जो अगड़ा पिछड़ा ज्यादा नहीं करते थे। देखिए ये जरूरी नहीं है कि अगड़ी जाति के लोग उसी को पसंद करें जो अगड़ी जाति का हो। माफ करिएगा, ये जो प्रशांत किशोर को सिर्फ इसलिए नहीं पसंद कर रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर पांडे हैं, वो इसलिए पसंद कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमको जाति तोड़नी है, हमको जाति के आधार पर काम नहीं करना है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार को उसकी पुरानी छवि से मुक्त करना है। प्रशांत किशोर कहते हैं, प्रशांत किशोर लेटरल एंट्री के समर्थक हैं। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि जो योग्य व्यक्ति है वो कहीं भी काम कर रहा हो, किसी भी जाति का हो, उसको ले आओ सिस्टम में, वो आकर के बदलाव करेगा। हम लोग के साथ कार्यक्रम में भी उन्होंने बताया था ना तमाम लोगों के, और हम सब लोग जानते हैं कि भाई दुग्ध क्रांति एमएस स्वामीनाथन ने, ये हरित क्रांति स्वामीनाथन ने की थी, हम लोग यहाँ दुग्ध क्रांति कुरियन ने की थी, हम लोग यहाँ अंतरिक्ष की क्रांति विक्रम साराभाई ने की थी, परमाणु की क्रांति होमी जहांगीर भाभा ने की थी, मुर्गा अंडे की क्रांति बीबी राव ने की थी, संचार क्रांति सैम पित्रोदा ने की थी, आधार क्रांति नंदन नीलेकणी ने की थी। तो ये इसमें से कोई भी व्यक्ति आईएएस नहीं है, ये कोई नौकरी करने नहीं आया था कि नौकरी सरकारी परीक्षा पास करके लोग नौकरी देने नहीं आए थे। इन लोगों ने अपने फील्ड में काम किया, फिर सरकार ने इनकी मदद ली और इन लोगों ने कमाल कर दिया, देश बदला इन्हीं लोगों ने। तो वो इस बात के समर्थक हैं कि मेरिट के समर्थक हैं, और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति योग्य है उसको काम में लगाना चाहिए है, जो व्यक्ति जिसके योग्य है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता होती है ज्ञानेश्वर जी, हम इस मामले में एकदम क्लियर है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता है, उसको उसकी योग्यता के मुताबिक काम देने की जरूरत है। ये मार्क्स की थ्योरी भी है कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के मुताबिक काम मिले और उसके काम के मुताबिक उसको वेतन मिले। तो ये बात करते हैं, इसलिए लोग पसंद करते हैं। पिछड़ी जाति के लोग किस लिए पसंद करेंगे? अगर ऐसी ही आइडेंटिटी हो जाएगी कि वो अगड़े हैं, तो फिर पिछड़ी जाति के लोग, अति पिछड़ी जाति के लोग या मुसलमान उनको क्यों वोट देंगे? दिया ना उनको वोट। तो ये मतलब ये है कि वो अगड़ी जाति के हैं, लेकिन उनकी सारी राजनीति जो है वो सबको साथ लेकर के चलने की है, जातिवाद की राजनीति नहीं है। तो सवर्ण अपना एक मौका देख रहे होंगे कि एक कोई नेता तो आया, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बाद कोई ऐसा आया जिसको जो आगे बड़े पद पर जा सकता है क्या? उस भले देखेंगे वो लोग, छोटे से एक छोटा सा वहां भी ओपन रखा है। प्रशांत किशोर ने कह रहे हैं कि मुझे सीएम नहीं बनना है, मुझे बना देना है और बिहार को बदल देना है। हाँ, ये जब ये बात आप कहने लगिएगा तो ये तो गांधी का रास्ता हो गया ना। गांधी को कुछ बनना ही नहीं था, गांधी को कुछ नहीं बनना था, गांधी को देश को आजाद कराना था, समाज की जो कुरीतियां थी उनको बदलना था, उनको उन्होंने काम किया। तो यही प्रशांत किशोर को अगर बिहार को बदलना है और बिहार में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको दूर करने की वो बात कर रहे हैं, तो ये तो और भी अच्छा है। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि अगर अगड़ी जाति के लोग उनको अपना मानते हैं तो ठीक है, अपना मानिए, लेकिन वो अपने को सबका नेता बता रहे हैं, हम सबके लिए काम करेंगे, बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे। ये बात लोगों को ज्यादा अपील कर रही है। अगड़ी जातियां खूंटे से खुल गई हैं, बीजेपी के, जेडीयू के, सबके, उसके। वो हो सकता है कि प्राइमरी अपना लीडर, अपना प्राइमरी पार्टी जनसुराज पार्टी को मान ले, सेकंड और थर्ड पार्टी के तौर पर वो बाकी लोगों को भी रखेंगे, उनका जहां कैंडिडेट होगा वहां दे देंगे। जैसे हम पहले कह रहे थे कि आरजेडी के लोग जो यादव हैं, वो जहां उनका यादव कैंडिडेट होता है लोकसभा में या असेंबली में भी, उसको वोट दे देते हैं, फिर बाकी इन बल्क वोट जो है वो आरजेडी को जाता है। वैसे फॉरवर्ड का भी हो सकता है कि आप अपने कैंडिडेट को दे और बाकी बल्क में वोट प्रशांत किशोर को दे। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति अगड़ी जाति वाली राजनीति नहीं है, वो सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति करते हैं। बिहार के 13 करोड़ लोगों की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं। पलायन रुकेगा तो ऐसा तो है नहीं कि पलायन अगड़ी जातियों का रुकेगा, पलायन तो सबका रुकेगा ना। पलायन तो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, मुसलमान जितने हैं सबका रुकेगा पलायन। अगर रोजगार मिलेगा तो सबको रोजगार बिहार में मिलेगा। तो वो इसलिए उनको लोग पसंद कर रहे हैं, अपने को वो इस रूप में प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि बड़े जो नेता हुए हम लोग के देश में, जितने बड़े नेता हुए, उसमें जिन्होंने देश के बारे में सोचा, राज्य के बारे में सोचा, उनकी जाति नहीं देखी। उनको लोगों ने चुन दिया। उनको मायावती को अगर ब्राह्मण वोट नहीं करते तो वो थोड़े मुख्यमंत्री हो रही थी। मायावती को ब्राह्मणों ने वोट किया, उन्होंने जाति थोड़ी देखी। उनको समझ में आया कि भाई अभी जो स्थिरता है इसको दूर करना है, मायावती कर सकती है, तो उनको वोट दिया। अजीत जी, तो यह तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई भाजपा के लिए कि देखिए, राजद के खूंटे से यादव खुल गए, मुसलमान खुल गए, इनके खूंटे से सबन आजाद हो गए, अति पिछड़ी जातियां आजाद हो रही। अब बीजेपी करे तो क्या करे, कैसे बचाएगी अपनी सल्तनत को और अपनी राजनीति को? देखिए, अब यहाँ एकदम वही बात जो हम कह रहे थे ना, एग्जैक्टली उस बात को समझने की जरूरत है। बीजेपी को अब ये झूठ मूठ का, ये हार्डकोर हिंदुत्व का मामला कि हम लोग कट्टर हिंदुत्व है, हम लोग नहीं होते तो काट दिए जाते, बंद कर देना चाहिए, तत्काल बंद कर देना चाहिए। ये कास्ट का कार्ड खेलना तत्काल बंद कर देना चाहिए, किसी भी कास्ट का, किसी भी जाति का। बीजेपी अपने गवर्नेंस से एक मॉडल खड़ा कर देना है।
बीजेपी अपने गवर्नेंस से बिहार के विकास को आप उनको चुप करा दीजिए प्रशांत किशोर को। हम्म। प्रशांत किशोर के एजेंडे से बड़ी लाइन खींच दीजिए, आप बोल करके नहीं, करके दिखा दीजिए। देखिए जब बिल्कुल नरेंद्र मोदी बने थे मुख्यमंत्री गुजरात के, तो ये माना जा रहा था कि कितने दिन चलेंगे, वो तो एकदम जी। पटेल डोमिनेंस वाला स्टेट है। पटेल वहां के हम्म। सबसे सबसे पावरफुल कम्युनिटी है, पैसे से लेकर के सब तरह से, और केशुभाई पटेल को हटा करके उनको सीएम बनाया गया था। लेकिन वो हम्म। बने ना, और 13 साल तक जब तक रहे तब तक रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बन के ही छोड़ा उन्होंने। हम्म। तो जब उस डोमिनेंस में कैसे किया उन्होंने, इस ऐसे ही तो बिल्कुल। किया कि विकास का एक नया उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात और ये तमाम चीजें की, इन्वेस्टमेंट आने लगे विकास की, उन्होंने तो गुजरातियों की एक गुजराती आइडेंटिटी बना दी, कास्ट को हम्म। छोड़ दिया। अगर बीजेपी में, और बीजेपी में वो सलाहियत है भाई, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम्म। आप इन्वेस्टमेंट ले आइए, बिहार में पैसे ले आइए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कराइए, बिहार में पलायन रोकिए, बिहार में शिक्षा का स्तर सुधारिए, स्वास्थ्य का स्तर सुधारिए। जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं उससे बड़ी लाइन खींच दीजिए, वो जो कह बिल्कुल। रहे हैं कि करेंगे वो आप करके हम्म। दिखा दीजिए। यही एक रास्ता है ज्ञानेश्वर जी, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर काम करने के बदले बीजेपी जेडीयू के नेता सामाजिक समीकरण के चक्कर में फंसेंगे, अगड़ा हम्म। पिछड़ा करने के चक्कर में फंसेंगे कि वो अगड़े हैं और हम पिछड़े हैं, हमारा पिछड़े का नेता प्रधानमंत्री अति पिछड़ा है, मुख्यमंत्री पिछड़ा है, तो ये कतई बिहार में नहीं चलेगा। इस बात को मान लेना चाहिए है। 30% आबादी ऐसी है जेन जी की जिनको कास्ट से ज्यादा मतलब नहीं है। तो आप बिल्कुल। उसको अभी पहले पहले रहा होगा, लेकिन हम्म। अभी इस आंदोलन के बाद, परीक्षा के पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों इनके बाद जो है, वो अब उससे मुक्त हो चुके हैं। तो उनको अगर बिल्कुल। टारगेट करना है, आइडियलिस्ट लोगों को, आकांक्षी लोगों को, तो काम ही करना होगा। जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो करके दिखा दे बीजेपी। भाई आपकी डबल इंजन की बिल्कुल। सरकार है, आप करिए, 2-3 इशू चुन लीजिए। प्रधान हम्म। नीतीश कुमार ने करके दिखाया ना, उनके कुर्मी होने के नाम पर तो वोट नहीं मिला उनको, कुर्मी होने के नाम पर तो एक समीकरण बनाया सामाजिक उन्होंने। लेकिन आते ही जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, महिलाओं को आरक्षण देकर के उनकी भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित की उन्होंने, पुलिस में और शिक्षकों की जो भर्ती की जैसी भी की, इससे लगा कि नहीं ये अच्छा काम कर, ये लालू यादव से अलग अलग नेता है। तो अब आप देखिए ना दिखाइए कि आप अलग नेता। अब देखिए ना, प्रशांत किशोर की बात हो रही है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के फिर से भ्रमण का, अब आशीर्वाद को मतलब शुक्रिया कहने का भी, 11 तारीख से वो 16 या 17 तारीख तक बांकीपुर के हर वार्ड में घूमेंगे। और उन्होंने यह वादा किया है कि देखिए, विधायक को कमीशन नहीं चाहिए, राशन 5 किलो मिलेगा, पेंशन समय से मिलेगा, और स्कूलों की स्थिति सुधार देंगे। देखिए, हमें जो प्रशांत किशोर की टीम से जानकारी मिली है कि वह स्कूलों में जाने वाले हैं और छात्र की तरह, सरकारी स्कूलों में जाने वाले हैं और छात्र की तरह कक्षा में बैठेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि पढ़ाया कैसे जा रहा है। और फिर कॉर्पोरेट मित्र उनके हैं ही मित्र हैं, तो कॉर्पोरेट से वो सीएसआर फंड लेकर आने वाले हैं, ताकि कुछ स्कूलों को सरकार की मदद के साथ ऐसा संवार दें कि वह बिहार का रोल मॉडल बन जाए। बिल्कुल, अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी में तब्दील कर देते हैं, दिखा देते हैं, तो ये तो बीजेपी के लिए और बड़ी चुनौती है। वो अपनी बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूंसी में करेंगे, चूंकि उनके पास तो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, एक जगह के विधायक है, वो सरकार के लिए पूरा राज्य है, आपको दिखाना होगा, उनसे कम्पीट करना होगा, लोग तुलना करेंगे। और पटना में, बांकीपुर में तो जो लोग देखेंगे वो पूरे बिहार में जाकर के कहेंगे ना कि बांकीपुर में ऐसा हो रहा है। और ये बात तो हम लोग 10 बार 20 बार चर्चा कर चुके हैं कि अगर अभिभावक स्कूलों की निगरानी करना शुरू कर दे तो आधी समस्या खत्म हो जाए, स्कूलों की जो दशा है वो सुधर जाए। भाई मास्टर नहीं आ रहा है तो सरकार तो सब पर निगरानी नहीं रख सकती। अगर गार्जियन लोग जो है रोटेशन पर चेक करने लगे कि मास्टर आए कि नहीं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। तो प्रशांत किशोर अगर ये इंश्योर करते हैं अपनी टीम लगा करके कि शिक्षक समय पर आए और समय पर स्कूल क्लास कक्षाएं शुरू हों, उसमें पढ़ाइयां हों, बंक न करें, लोग हाजिरी बने, मिड डे मील ठीक से जाए, और ये सब चीजें अगर वो करते हैं तो ये अपने आप एक मिसाल बनेगी, इसका मैसेज सब जगह जाएगा। बीजेपी का चैलेंज ये होगा कि आप उसको मैच करिए। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर में चीजें सुधार देते हैं तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, भारत सरकार, बिहार सरकार के लिए, एमपी एमएलए के लिए, कि आप उसको मैच करके दिखाइए। 5 ही स्कूल सुधार देना, मिलर स्कूल, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, पटना हाई स्कूल, बीएन कॉलेजिएट, पटना कॉलेजिएट, पाटलिपुत्रा स्कूल, इतने में तो प्रशांत किशोर। और देखिए, इसके लिए शायद उन्होंने, आपने कहा ही कि बॉम्बे गए हैं, उन्होंने कॉर्पोरेट के मित्रों के साथ बातचीत शुरू कर दी है कि बिहार में शिक्षा के लिए हमें कुछ करना है, आप अपने सीएसआर फंड से पैसे दीजिए। और यदि वो पैसे ले आए विधायक फंड के अलावा और उन्होंने रोल मॉडल तैयार कर दिया, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, उसको मैच करना होगा, आपको मैच करना होगा, नहीं तो मिनी बिहार है, वहां से तो हर जिले में, हर गांव में मैसेज जाएगा कि देखिए कमाल कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो उन्होंने ऐसा मॉडल बना दिया। और जब अकेले ऐसा कर सकते हैं तो उनके हाथ में अगर कमान देंगे तो क्या कर सकते हैं। तो ये चैलेंज है। हम जो कह रहे थे कि उनके बरक्स आपको एक लंबी लाइन खींचनी है, तो प्रशांत किशोर तो खुद ही अभी नहीं और लंबी लाइन खींचते जा रहे हैं। अब आपको और बड़ी लाइन खींचने के लिए ज्यादा चैलेंजेज है उनसे। प्रशांत किशोर कभी अगड़ा या पिछड़ा की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, उनकी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी छिपाएंगे भी नहीं, लेकिन उस आइडेंटिटी की वजह से, उस आइडेंटिटी पर वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे।
उस आइडेंटिटी के कारण बीजेपी का जो सवर्ण वोट है वो उनकी तरफ जाएगा, लेकिन बाकी सारे लोग उनके कामकाज, उनके भरोसे पर उनके साथ जुड़ेंगे। वो बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए भी, जेडीयू के लिए। तो चलिए देखिए, चैलेंज बड़ा है और बीजेपी को हिंदू मुस्लिम और जाति की राजनीति छोड़नी होगी और गुड गवर्नेंस से आपको सिद्ध करना होगा कि हम बिहार के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। नहीं तो सामने से चैलेंजर ऐसा है जो हर पिच पर आपको परास्त कर सकता है। तो देखिए, बिहार की चर्चा करते रहेंगे, देश की चर्चा शामिल रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।